तो मैं डॉक्टर मिलिंद बिड़वे प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वार्टर टू रिजल्ट श्रृंखला में आप सबका स्वागत है, जिसका पहला पार्ट हमने दिवाली के पहले किया था, जिसमें अमरनाथ ठाकुर जी ने हमें बजाज ऑटो पे प्रेजेंटेशन दिया था। डॉक्टर धवल सर जो रेडियोलॉजिस्ट है पाटन गुजरात से, उन्होंने टीसीएस पे हमें प्रेजेंटेशन दिया था। एंड पार्था सारथी जो विशाखापट्टनम विजाग से है, तो उन्होंने हमें टाटा एलेक्सी के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में हम अगेन 3 मल्टी बैगर स्टॉक लेके आए हैं। ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जिनको किस लेवल पे लेना चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, और मेन पर्पस हमारा कि क्वार्टर टू में हम एनालिसिस क्यों करते हैं, तो डिमांड अच्छी है कि नहीं, क्योंकि सब जगह मंदी की बातें अगर चल रही है, तो आपके पास जो कंपनी है या जो कंपनी आप लेना चाहते हो वो सही लेवल पे है क्या, वैल्यू बाइंग है क्या, ग्रोथ अच्छी है क्या, ये सभी फैक्टर देखने के लिए आज आइए दोस्तों हम 3 कंपनियों का सिलेक्शन आपके सामने करेंगे। तो एचडीएफसी एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो पार्था सारथी जी विशाखापट्टनम से है। देन हमारे डॉक्टर सुभाष पोंकिया राजकोट, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो टाटा कंज्यूमर पे बात करेंगे। टाटा कंज्यूमर ने काफी सारा अच्छा पैसा बना के दिया है पिछले 3-4 साल में, और वो एक अलग टाइप का बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उसकी बारीकियां हम जानेंगे डॉक्टर सुभाष पोंकिया जी से। एंड हम सबके फेवरेट डेंटिस्ट डॉक्टर जयद शेख, जो आईसीसीआई लोम्बार्ड पे बात करेंगे, और आईसीसीआई लोम्बार्ड में क्या डिमांड है, आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, ये इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे डैशिंग डॉक्टर सुभाष पोंकिया जी राजकोट से, मैं उनको टाटा कंज्यूमर के प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। वेलकम सुभाष भाई। Hello, sir. Am I audible? क्लियर क्लियर सर। Okay. Okay. So, thank you, Profit from it. मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया आज आपके सामने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में उसके इस साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। दिस होल सीरीज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रॉफिट फ्रॉम इट, इंस्पायर्ड बाय मिस्टर पीयूष पटेल सर, एंड मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पहले अगर उसका इंडस्ट्री समझे तो एक टी एंड कॉफी सेक्टर को बिलोंग करती है। और टी एंड कॉफी सेक्टर कैसा है, अगर इंडिया में देखो तो इंडिया है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी में, और उनमें से 80% है कि जो इंडिया अकेला कंज्यूम कर जाता है, सिर्फ 20% है कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दो जगह नॉर्थन इंडिया और साउथर्न इंडिया में से प्रोडक्शन होता है। नॉर्थन इंडिया 83% कंट्रीब्यूट करता है, साउथर्न इंडिया 17% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर पिछले 5 साल में अगर आप देखो तो ओवरऑल उसका ग्रोथ है वो म्यूटेड है। तो अप्रोक्सीमेटली 1300 मिलियन के आसपास ही इसका सेम प्रोडक्शन चल रहा है। एक कोरोना के टाइम थोड़ा डीप था सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से, अदरवाइज ऑलमोस्ट म्यूटेड ग्रोथ देता है। एक्सपोर्ट में भी देखो तो इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 10% कंट्रीब्यूट करता है। और इनमें से जो एक्सपोर्ट हम करते हैं उनमें से ब्लैक टी है, जो 80% सिर्फ ब्लैक टी एक्सपोर्ट होती है, राइट। सेम थिंग अगर कॉफी में देखें तो कॉफी में भी इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप 10 कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है। और यहाँ पर हम इंडिया में 2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ कॉफी इंडस्ट्री से हमें मिल रहा है। और इंडिया में 2 टाइप की कॉफी, रोबस्टा और अरेबिका यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। रोबस्टा 72% कंट्रीब्यूट करता है और अरेबिका 28%। कर्नाटका है कि जो मेन 70% के आसपास वहां से प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर देखो तो टी की कंपैरिजन में कॉफी में ग्रोथ है, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं है। ये जो हाई दिख रहा है वो कोविड के टाइम जो ग्रोथ था उसी वजह से यहाँ पर हाई ग्रोथ दिख रहा है। एक्सपोर्ट में भी देखो तो इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफी का इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, और टोटल प्रोडक्शन का 70% हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि 30% कंजप्शन होता है, 70% एक्सपोर्ट होता है, और मेनली रोबस्टा बीन से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी देखो तो एक्सपोर्ट में अप्रोक्सीमेटली 4% का, यानी कि टी में इतना ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर भी 4 to 6% का। तो टी और कॉफी ऐसा सेगमेंट है, टी और इंडस्ट्री की जो हाईली पेनिट्रेटेड, सैचुरेटेड है और म्यूटेड ग्रोथ है। तो म्यूटेड ग्रोथ वाली इंडस्ट्री को सबसे पहले तो हमें ग्रोथ चाहिए। तो इसी वजह से टी और कॉफी की कंपनियां ज्यादातर इन्वेस्टर के रडार में नहीं होती है। तो हम टाटा कंज्यूमर को क्यों फोकस कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह ये है कि पहले सिर्फ टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस था, जहाँ टी कॉफी वाटर का बिजनेस था, उसमें कंज्यूमर बिजनेस ऐड हुआ।
इसीलिए टाटा कंज्यूमर में तो पैकेजिंग फूड का मेन बिजनेस ऐड हुआ है, तो एफएमसीजी में आता है और एफएमसीजी का ग्रोथ अच्छा है। तो 2020 से लेके 2025 तक का अगर एस्टिमेट देखो आईबीएफ का, तो है कि वो 15% से ग्रोथ करेगा। और लास्ट ईयर में भी अगर आप एफडीआई का ग्रोथ इनफ्लो देखो, तो एफडीआई का जो मेन इनफ्लो आया है वो फूड प्रोसेसिंग में 55% सिर्फ फूड प्रोसेसिंग में आया है। तो यानी कि फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग फूड, एफएमसीजी रिलेटेड जो भी सेगमेंट है, यहाँ पर हमें हाई ग्रोथ की उम्मीद है। तो एक म्यूटेड ग्रोथ से हाई ग्रोथ में जो कन्वर्ट हो रहा है टाटा कंज्यूमर, तो ये शिफ्टिंग है, इसी वजह से हम टाटा कंज्यूमर को रडार में रखते हैं। लेकिन मेजोरिटी बिजनेस टी एंड कॉफी से आ रहा है, तो टी एंड कॉफी की इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर करें तो टोटल 19 कंपनीज है। जो इंडस्ट्री बहुत पुरानी होती है वहां पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा होती है, जैसे फार्मा देख लो, आईटी देख लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिर्फ 19 कंपनीज है। और पूरे का पूरा इंडस्ट्रीज का टोटल सेल्स 33,000 करोड़ है, राइट। तो उनमें से भी देखो तो बीबीटीसी इंडिया की सबसे पुरानी प्राइवेट कंपनी, टाटा से भी पुरानी है, उनका मेन बिजनेस टी एंड कॉफी का है, वो भी अभी सिर्फ 14,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो बाकी कंपनियों की हालत क्या होगी? टाटा कंज्यूमर का अभी 12,000 करोड़ का है, लेकिन वो टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस के साथ कंज्यूमर बिजनेस ऐड हुआ तब जाके इतना हो रहा है, राइट। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली पूरा इंडस्ट्री का 44% कंट्रीब्यूट करता है, बीबीटीसी सेकंड नंबर पर है। और ये जो शिफ्ट हुआ है ग्लोबल ब्रेवरेजेस टी एंड कॉफी से कंज्यूमर में, इसी वजह से मार्केट में उसको वैल्यूएशन मिला है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का 78% मार्केट कैप से टाटा कंज्यूमर को मिल रहा है। बाकी जो भी कंपनी है उसको आप अगर निकालो तो जितना सेल्स करती है उतना उसका मार्केट कैप है, बाकी मेजोरिटी जो मार्केट के प्रीमियम में मिल रहा है वो टाटा कंज्यूमर को मिल रहा है। इंडस्ट्री का अगर हम क्वालिटी एनालिसिस करें तो लिक्विडिटी रेशियो में देखें तो प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, ट्रेड साइकिल, तो प्रॉफिट मार्जिन में ओवरऑल इंडस्ट्री में 8 to 10% के आसपास का एवरेज मार्जिन है, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का 8% है और सीसीएल का सबसे ज्यादा 14% है। करंट रेशियो में भी देखो तो करंट रेशियो अगर 2 या तो 3 से ज्यादा है तो हम कंफर्टेबल समझते हैं, बाकी सभी कंपनियों का करंट रेशियो इतना नहीं है। टाटा कंज्यूमर का 2.2 और टाटा कॉफी का 3.3, ये दो कंपनी कंफर्टेबल है। और ट्रेड साइकिल में भी देखो तो बीबीटीसी का ट्रेड साइकिल डेज सिर्फ 1 डेज है और टाटा कंज्यूमर का 6 है, बाकी सभी कंपनियों का ऑन एन एवरेज ज्यादा है। यहाँ पर अब तीनों रेशियो में देखे, ओवरऑल टाटा कंज्यूमर है कि जो लिक्विडिटी रेशियो में लीडर है इंडस्ट्री में। सोल्वेंसी रेशियो में भी हम 3 चीज देखे, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी, क्योंकि यहाँ पर हमने डेब्ट टोटल डेब्ट लिया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को, इसीलिए हम फेवरेबल 60% से अगर कम है तो फेवरेबल समझेंगे। यहाँ भी टाटा कंज्यूमर का सबसे कम 7% डेब्ट इक्विटी है, गोदरेज 10% है, बाकी सबका ऑन एन एवरेज ज्यादा है। और मेजोरिटी मोर देन 50% कंपनी ऐसी है कि जो जिसका 60% से भी ज्यादा है। तो इसका डायरेक्टली हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। डेब्ट रेशियो में भी देखो तो टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर दोनों का ऑन एन एवरेज कम है, बाकी सभी 40% से ज्यादा है। और इसी वजह से आईसीआर में भी उसका एक रिफ्लेक्शन दिखेगा। टाटा कंज्यूमर का डेब्ट कम है तो इसी वजह से उनका एक आईसीआर है 20 फेवरेबल में, बाकी सबका आईसीआर कम है, राइट। तो यहाँ पर भी देखे तो सोल्वेंसी रेशियो में भी टाटा कंज्यूमर है कि जो लीडर दिख रहा है, डेब्ट कंफर्टेबल है, आईसीआर भी कंफर्टेबल है, बाकी सभी कंपनियों का डेब्ट भी ज्यादा है और इसी वजह से आईसीआर भी कम है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखो, यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स 3 चीज देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखे तो टाटा कंज्यूमर का यहाँ पर ऑन एन एवरेज कम है 7%, सीसीएल का सबसे ज्यादा है 16% और टाटा कॉफी और बीबीटीसी है 15% के आसपास। तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमें कम दिख रहा है। सेम थिंग अगर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी में देखो तो बीबीटीसी 58 टाइम पेड अप इक्विटी के सामने रिटर्न दे रहा है, क्योंकि वो सबसे पुरानी कंपनी है। उसी समय जब कंपनी शुरू हुई होगी तभी इक्विटी बहुत कम पैसों की जरूरत होगी, तो कम इक्विटी की वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा दिख रहा है। और टाटा कंज्यूमर में 11 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पर टाटा कंज्यूमर और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस दोनों का इक्विटी मिला के है, तो इक्विटी और एसेट्स ज्यादा है, तो इसी वजह से रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी हमें यहाँ पर थोड़ा कम दिखेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी देखो तो बीबीटीसी का 62% है,
टाटा कॉफी 16% है और टाटा कंज्यूमर से 5% है। तो प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी और सोल्वेंसी में जो टाटा कंज्यूमर की लीडरशिप दिख रही थी, वो यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नहीं दिख रही है। लेकिन अभी ये नॉन ग्रोथ म्यूटेड ग्रोथ से हाई ग्रोथ में आ रहे हैं। जिस तरह से हमें आगे के हिस्ट्री में देखेंगे कि जैसे ग्रोथ आ रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर रिटर्न्स भी इंप्रूव होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी टाटा कंज्यूमर में इंप्रूवमेंट होगा। सेल्स में देखो तो जब कंज्यूमर बिजनेस नहीं था इससे पहले, तो टाटा बाकी कंपनियों की तरह इसका भी ग्रोथ सेल्स में 5% था 2019 तक। लेकिन जैसे कंज्यूमर बिजनेस ऐड हुआ, तो वो ग्रोथ 5% का 20% हो गया पिछले 3 सालों में, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो बाकी कंपनियों की तरह यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी में वोलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि टी एंड कॉफी सेक्टर है वो वेदर पर डिपेंडेड है, साइक्लिकल बिजनेस है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अभी जैसे कंज्यूमर बिजनेस ऐड हुआ है, तो हम यहाँ से उम्मीद करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें कंसिस्टेंसी दिखेगी। वोलेटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इतना कम है, राइट। रिजर्व में भी देखो तो जो 3500 करोड़ का रिजर्व था, वो भी 15,000 करोड़ हो गया। लेकिन वो कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2020 में टाटा कंज्यूमर का बिजनेस ऐड हुआ है, इसीलिए जब इक्विटी ऐड हुआ तो साथ में रिजर्व भी ऐड हुआ है, इसी वजह से ये कंपेरेबल नहीं है। फिर भी जब टाटा कंज्यूमर ऐड नहीं हुआ था 2019 तक, अभी सेल्स में इतना ग्रोथ नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी भी एक लेवल म्यूटेड फेज में चल रही थी, तो सेल्स भी एक रेंज बाउंड मोड में ही चल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ से टाटा कंज्यूमर का एक बिजनेस ऐड हुआ पैकेजिंग फूड का, तो हमने पिछले 2-3 सालों में अच्छा सा रैली देखा है और अभी ये कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर भी अगर हम पूरा 3 साल का नहीं, पूरा 20 इयर्स का अगर हिस्ट्री देखो, अगर 20 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो 51 टाइम्स हो चुका होता, 51 लाख रुपीज, और 40% आपका डिविडेंड है। यानी कि 20 साल पहले अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया होता, तो हर साल आपको आपके बैंक अकाउंट में 40 रुपीज क्रेडिट होते होंगे। तो 40% पैसा आपको हर साल मिल रहा है, और ये तो अभी शुरुआत हुई है, ये 3 साल का है, 3 साल में ये रैली हुआ है, तो अभी तो ग्रोथ की शुरुआत हुई है। तो टाटा कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है कि जिसको हमें रडार में रखना चाहिए। अभी तक क्या था कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी पैकेजिंग फूड की जिस पे हम फोकस कर सके, ब्रिटानिया नेस्ले टाइप की कंपनी थी। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर जैसे चेंज हुआ, आईटीसी में भी आप देख रहे हो कि टोबैको का जो मेन बिजनेस था उनमें से वो एफएमसीजी, पेपर और एग्री बिजनेस में आए हैं। और रुचि सोया, वहां पर तो रुचि सोया में ऑयल का ग्रोथ भी अच्छा है, साथ में पतंजलि का पैकेज फूड का भी बिजनेस अच्छा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे आने वाले समय में कि इंडिया की भी पैकेजिंग फूड की कंपनी होगी कि जो लीडर की तरह दिखेंगे। टाटा कंज्यूमर का अभी का ट्रेंड कैसा है, अभी का रिसेंट H1 रिजल्ट कैसा है वो देखें, तो मेजोरिटी जो उसका कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट है, पैकेजिंग फूड और टी कॉफी का है, तो वह जायज है कि 44% सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन मटेरियल कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर सिर्फ 6% का चेंज हुआ है, ये अच्छी बात है। और इसकी वजह ये भी है कि मेजोरिटी जो ऑयल के दाम बढ़े थे, तो बाकी पैकेजिंग फूड की कंपनियों को मार पड़ा है, लेकिन टाटा कंज्यूमर को इसीलिए नहीं पड़ा है क्योंकि टाटा कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ज्यादातर पाम ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिफरेंट होने की वजह से ये उनके लिए इस साल ये पेज के लिए पॉजिटिव रहा है। लेकिन एडवर्टाइजिंग को 16% से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी का जो अभी मेन फोकस है वो ब्रांड डेवलप करने में, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टरनेट हो सकता है लेकिन ब्रांड अल्टरनेट नहीं हो सकता, इसीलिए वो ब्रांडिंग के ऊपर है। इसीलिए कंपनी ने अपने सेगमेंट को भी चेंज कर दिया, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, राइट। तो ब्रांडेड बिजनेस में देखो तो इंडिया का ब्रांडेड बिजनेस से 64% रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल का पूरा ब्रांडेड बिजनेस में जो 25% बिजनेस आ रहा है। तो सिर्फ 10.8 यानी कि 11% बिजनेस ही ऐसा है जो नॉन ब्रांडेड है, बाकी सभी बिजनेस है जो ब्रांड से आ रहा है। ब्रांडिंग की वजह से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस में देखो तो जैसे हमने पास्ट में देखा कि ग्रोथ ऐसा इतना नहीं था, 20 इयर्स में देखो तो 7% है, 10 इयर्स में सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 6% है, और करंट ईयर में 7% है, लेकिन 5 इयर्स में 13% दिख रहा है। क्योंकि 22 के कंपैरिजन में अगर 5 इयर्स देखो तो 2017 के समय सिर्फ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस था,
अभी कंज्यूमर बिजनेस ऐड नहीं हुआ था, और 20 में कंज्यूमर बिजनेस ऐड हुआ, इसीलिए हमें यहाँ पर 30% दिख रहा है, 13% दिख रहा है, जो कि कंपेरेबल नहीं है। सेम थिंग प्रॉफिटेबिलिटी में भी 20 इयर्स में 9% CAGR से बढ़ा है, 10 इयर्स में 11% से बढ़ा है, 5 इयर्स में ये बिकॉज ऑफ द मर्जर में यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है 21%, और करंट ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में 9% से बढ़ा है। करंट ट्रेंड में देखें तो 9 मंथ में सेल्स 8% से बढ़ा था, और प्रॉफिट में हमें 9% का डी ग्रोथ दिखा था। फाइनेंशियल ईयर आते आते सेल्स 7% से बढ़ा और प्रॉफिट 9% से ग्रोथ हुआ। Q1 में इस साल 11% से सेल्स ग्रोथ आया और 38% से प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा। H1 में भी वो सेम ही है, 11% का सेल्स ग्रोथ है और 37% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा है। हम उम्मीद करेंगे कि ये साल खत्म होते होते 10% के आसपास सेल्स ग्रोथ होना चाहिए और 25% के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ रहेगा। और कंजर्वेटिवली हम जिस तरह से ग्रोथ दिख रहा है पिछले 3 सालों में, तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि 12% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव रहते हुए हम अभी एस्टिमेट में 12% का ही ग्रोथ एस्टिमेट करते हैं लॉन्ग टर्म में, प्रॉफिट और सेल्स दोनों में। तो इसी हिसाब से अगर हमारा प्रेडिक्शन है कि 2030 में इस साल 14,000 करोड़ के आसपास का सेल्स होगा, 30 में 30,000 से ज्यादा और 35 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का सेल्स करेगी कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी भी इस साल 1300 के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो 30 आते आते 2800 करोड़ का, और 35 में अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा। और EPS इस साल करंट ईयर में 30 रुपीज के आसपास हो सकता है, 30 आते आते 28 रुपीज, और 35 में अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज के आसपास हमें EPS दिखेगा। और इसी हिसाब से अगर हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि फेयर वैल्यू हम जो कैलकुलेट करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर है, पास्ट परफॉर्मेंस इतना नहीं था क्योंकि म्यूटेड ग्रोथ था, इसी वजह से फेयर वैल्यू आपको करंट प्राइस से कम दिखेगा। और यहाँ पर भी देखो तो इस साल का फेयर वैल्यू 466 रुपीज आ रहा है, यानी कि ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है प्राइस में। और 30 आते आते फेयर वैल्यू 1,000 रुपीज, और 35 आते आते 1,800 रुपीज के आसपास फेयर वैल्यू हो सकती है। तो इसमें अभी बाइंग रेंज अभी कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको 560 से 680 के बीच में अगर मिलता है तो आपको यील्ड अच्छी रहेगी और यहाँ आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और इस साल का हमारा टारगेट है 930 रुपीज, और पोर्टफोलियो में आप 1 to 2% के आसपास का वेटेज दे सकते हो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम देखें तो प्रमोटर के पास 35% शेयर है, और FI 25% है, और इंडिविजुअल भी 20% है, राइट। तो और डिस्क्लेमर है कि ये जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट पर्पस से बनाया गया है, और आप कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद अपना रिसर्च करें। थैंक यू एंड लेट्स लर्न विद प्रॉफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी, जोरदार प्रेजेंटेशन। क्योंकि टाटा कंज्यूमर जो आपकी कंपनी है वो 2-3 साल पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस वो नाम से फेमस थी, क्योंकि वो टी एंड कॉफी बेच रही थी पहले। लेकिन जैसे पैकेजिंग फूड का आपने बताया कि वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और पैकेज फूड में ग्रोथ अच्छा है, तो कंज्यूमर इसका नाम चेंज होकर टाटा कंज्यूमर करके कंपनी आ गई। एंड आफ्टर टाटा कंज्यूमर उसका ग्रोथ जो आपने बताया वो जबरदस्त हो गया। तो ये एक बेहतरीन कंपनी प्रेजेंट करने के लिए धन्यवाद। क्योंकि अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है एंड जो अगला ग्रोथ स्टोरी है उसमें कंज्यूमर सेक्टर्स का और पैकेज फूड का बहुत बड़ा रोल है। एंड टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स जैसे आपने बताया कि बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो हर एक इन्वेस्टर को ये टाटा कंज्यूमर पे ध्यान रखना चाहिए। और ये एक फ्यूचर मल्टीबैगर के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ऐसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन के बाद मैं पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टाटा कंज्यूमर पे वो अपनी टिप्पणी दे। ग्रेट मिलिंद भाई, सुभाष भाई का जो पीपीटी था बहुत अच्छा था, अट्रैक्टिव, बढ़िया प्रेजेंटेशन एकदम सुभाष भाई। डेटा स्टडी बिल्कुल हम और बिल्कुल सही बताया सुभाष भाई ने यहाँ पे हमें कि अगर टाटा कंज्यूमर सिर्फ चाय की कंपनी होती तो हम इसे हरगिज नहीं लेते, क्योंकि चाय कॉफी में ग्रोथ नहीं होता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते रहेंगे, कंसिस्टेंट डिविडेंड आएंगे, पर वो बढ़ेंगे नहीं तो हमें काम नहीं लगेंगे। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें दोनों चीज चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए। दोस्तों FMCG में इनकी एंट्री, वो भी टाटा कंज्यूमर ने चुन चुन के प्रोडक्ट ली है। पल्सिस,
उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट को पैकेजिंग में लॉन्च किया है कि जहां पे इनको तगड़ा ग्रोथ मिल सकता है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल उम्मीद है कि अगर मैं टाटा कंज्यूमर में निवेश करता हूं, मुझे 12-15% का ग्रोथ मिलना है, कंपनी अच्छी है, तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट मिल सकती है। रिटायर्ड लोग भी जरूर निवेश कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करने वालों को डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा, राइट। तो अभी करेक्शन में है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो बहुत से लोग, हम लोग भी देखो हर क्वार्टर में ये प्रेजेंटेशंस करते हैं, लोग पूछते हैं पीयूष भाई लेने का कब, लेने के भाव पे आते ही नहीं ये शेयर। अरे ये टाइम है, 12 महीने से शेयर लेने के भाव पे पड़े हुए, पर वो टाइम पे हम कुछ और देखने चले जाते हैं। अभी सब शेयर आपको लेने के प्राइस पे मिल रहे हैं, ये दौड़ेंगे, इससे पहले हमें एसआईपी करनी चाहिए, एवरी मंथ डू एसआईपी, ताकि रैली में दोस्तों हम सब लोग फायदा इसका उठा सके, राइट। तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने जैसी लगी, कई लोग कहते हैं कि ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, मैं लूं क्या, वो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, वो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, मैं लूं क्या। हम लोग बहुत बार कहते हैं, और आपको सुभाष भाई ने भी अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो है। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख के इन्वेस्ट नहीं करने का। उन्होंने पहले कौन से रेशियो बताए, आपने पहले कौन से रेशियो बताए सुभाष भाई? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है। पहले इन्होंने मार्केट शेयर बताया कि अपनी कंपनी का धंधा महत्व का होना चाहिए, राइट। दूसरा इन्होंने लिक्विडिटी रेशियो बताए जो अति इंपॉर्टेंट है। तीसरे कौन से रेशियो बताए सुभाष भाई? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी। देखो ये तीन चीज पे जो खरे उतरते हैं, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उनका अच्छा ही होना है, राइट। यहाँ पे बीबीटीसी कंपनी थी जो बहुत पुरानी है, इसलिए उनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। अब मान लीजिए हमने इन्वेस्ट किया हो तो कोई अच्छे रिटर्न नहीं मिले हमको, राइट। तो रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख के पैसा मत डालो, मार्केट शेयर, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी देख के पैसा डालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पीछे पीछे आनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हमें इस सेक्टर से मिला है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच सुभाष भाई एंड मिलिंद भाई, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन इंडीड। धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड आपके वैल्यूएबल इनपुट्स जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेशो हमें बताते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो कुछ फ्यू सिंपल स्टेप्स है, सिंपल प्रोसेस है, जिससे आप कोई भी बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जैसे चार्ली मुंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है, वो कहते हैं कि बिजनेस अच्छा करेगा तो स्टॉक प्राइस अच्छा करेगा। बहुत बार हम स्टॉक प्राइस के चक्कर में बिजनेस को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ प्राइस के पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्राइस को भगाने वाला जो अर्निंग रहता है उसके ऊपर हमारी ध्यान नहीं रहता है। तो सर ने जैसे बताया कि ये सॉल्वेंसी रेशियोज एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सुभाष जी ने भी बताया, तो ये सब रेशो और